दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अध्याय 3 जो बात करता है अभिधारियों की बेदखली का नियंत्रण, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस तरह के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं इस चैप्टर से। दोस्तों, पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय छतरपुर में आने वाले समय में एग्जाम करवाया जाएगा, तो इस वीडियो से एक भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं पूछा जाएगा। और आप अगर सिविल जज एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा। इसके अध्याय 1 और 2 के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, उनकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि अध्याय 3 के उपबंध धारा 23J में परिभाषित भूस्वामी को लागू नहीं होंगे। इसका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 11 का। इसके बाद इसमें अगला पूछा गया था, अध्याय 3 का के प्रावधान धारा में वर्णित भूस्वामी को लागू नहीं होते। इसका बी ऑप्शन सही होगा, अधिनियम की धारा 23J। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J में अंतर्भुक्त भूस्वामियों को कौन से प्रावधान लागू नहीं होते। इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा निष्कासन का विधिक अधिकार नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही था, स्वामी किराया बढ़ाना चाहता है एवं किराएदार इससे इनकार करता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्रतिवादी एक चौकीदार था जिसे वादी द्वारा परिसर में रहने के लिए अधिकृत किया गया था। क्या उसके विरुद्ध धारा 12 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत वाद प्रचलन योग्य है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, वाद प्रचलन योग्य नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि समझौते के आधार पर भवन रिक्त कराने की डिक्री पारित कर दी जाती है तो निष्पादन के समय। इसका बी ऑप्शन सही है, निष्पादन न्यायालय पुनः यह देखेगी कि आधार उपलब्ध था या नहीं। इसके बाद अगला पूछा गया था, दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके समक्ष भाड़ेदार के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिए कोई वाद संसित किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है, सिविल न्यायालय। इसके बाद अगला, यदि अभिधारी वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के संपूर्ण बकाया राशि का संदाय भूमि स्वामी द्वारा विहित रीति से मांग की सूचना की तामील से निम्नलिखित में से कितने समय के भीतर नहीं करता तो उसे बेदखल किया जा सकता है। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है, 1 माह के भीतर नहीं करता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, किराया भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर एक भूस्वामी स्थान के कब्जे के लिए दावा किराएदार के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, अवशेष किराए का भुगतान नहीं करने के आधार पर किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद संसित नहीं किया जा सकता है जब तक कि मांग सूचना पत्र के निवाह के उपरांत अवसान न हो। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 मास का। इसके बाद अगला पूछा गया था, उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी अभिधारी के विरुद्ध वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा का संपूर्ण बकाया की मांग की सूचना उस पर तामील होने के दिनांक के
पश्चात निष्कासन का बाद संचित हो सकेगा। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 माह। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, किसी अभिधारी के विरुद्ध किसी स्थान से उनकी बेदखली के लिए बाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि अभिधारी ने उससे वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के संपूर्ण भाड़े के बकाया के लिए मांग की सूचना भूस्वामी द्वारा उस पर विहित रीति से तामील किए जाने की तारीख के। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2 मास। इसके बाद अगला, भाड़े के बकाया के लिए मांग का नोटिस अभिधारी पर निर्वाह हो जाने पर अभिधारी को स्वयं को बेदखली से बचाने के लिए भाड़े का बकाया विनिर्दिष्ट या संदाय कर देना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है, 2 महीने के अंदर संदाय कर देना चाहिए। इसके बाद अगला पूछा गया था, किराएदार पर बकाया राशि के नोटिस की तामीली होने पर उसे निष्कासन से बचाने हेतु बकाया किराए की राशि का भुगतान या निविदान करना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है, 2 माह। इसके बाद अगला, अधिनियम की धारा 12(1) का के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है, अन्य तीसरे व्यक्ति को भुगतान करना वैध भुगतान माना जाएगा। दोस्तों एमपी एडीजी के एग्जाम में 2011 में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद अगला, अधिनियम की धारा 12(1) का के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? इसका बी ऑप्शन सही है, किराएदार केवल वैध रूप से वसूली योग्य और शेष किराए की अदायगी के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि अभिधारी ने स्थान विधि विरुद्धता उपभाड़े पर दे दिया हो तो भूस्वामी बेदखली के लिए बाद किस उपबंध के अधीन संचित कर सकेगा? इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 12(1) खा यानी कि बी से याद करना है दोस्तों आपको, विधि विरुद्ध उपभाड़े पर दिया गया हो। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में मकान मालिक धारा 12(1) बी में वर्णित आधार पर निष्कासन का जय पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा? इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन है, जहां की किराएदार ने संपूर्ण स्थान के किसी भाग पर प्रतिफलार्थ या अन्यथा कब्जा छोड़ दिया है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) सी में कौन सा अंतर्भुक्त नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि किराएदार द्वारा भूस्वामी के स्वत्व से लिखित कथन में प्रत्याख्यान कर और स्वयं में स्वत्व अभिकथित किया जाता है तो यह किस धारा के अंतर्गत निष्कासन का आधार होगा? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, अधिनियम की धारा 12(1) सी के अर्थ में निष्कासन का आधार आकर्षित करने हेतु स्वत्व से इंकारी मानने के लिए किराएदार को। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों सही उत्तर है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किराएदार के निष्कासन का आधार नहीं बन सकता? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, किराएदारी में स्थित किसी भाग का कार्यालय के रूप में उपयोग। इसके बाद अगला पूछा गया था, भवन स्वामी निम्न में से किस आधार पर भवन रिक्त नहीं करा सकेगा? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, यदि व्यक्ति ने किराए के भवन के एक भाग में कार्यालय खोला हो तो वह रिक्त नहीं करा सकता। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 12(1) सी में वर्णित आधार में सम्मिलित नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है, अतिधारण। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य
अभिधारी के बेदखली का आधार नहीं बन सकता। इसका भी दोस्तों डी ऑप्शन सही है, अतिधारण। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि कई भाड़ेदार बिना उचित कारण के उस स्थान का जिसके कब्जे की वापसी के लिए बाद प्रस्तुत करने की तारीख से ठीक पहले से लगातार निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भाड़े पर दिया गया था उपयोग में नहीं लाया गया, तो बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा। इसका दोस्तों डी ऑप्शन है, यानी कि 6 माह। अगर कोई भूस्वामी किसी किराएदार को अपना मकान किराए पर देता है लेकिन वह 6 माह तक उसका उपयोग नहीं करता है, तो वह उसका बेदखली का कारण हो सकता है 6 माह। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, अधिनियम की धारा 12(1) घ के अंतर्गत निष्कासन हेतु भूस्वामी को यह विशिष्ट रूप से अभिचयनित और प्रमाणित करना है कि किराएदार की आवश्यकता बाद प्रस्तुति दिनांक से ठीक माह की निरंतर अवधि से समाप्त हो चुकी है। इसका बी ऑप्शन सही है, 6 माह। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किराएदार ने किराए पर लिए भवन को कितने समय तक उसका लगातार उपयोग न किया हो तो भवन स्वामी भवन को रिक्त कराने का अधिकारी होगा। इसका सी ऑप्शन सही है, 6 माह। इसके बाद अगला पूछा गया था, किसके कारोबार के लिए अनिवासी स्थान के संबंध में भूस्वामी अभिधारी के विरुद्ध निष्कासन का जयपत्र नहीं कर सकता? अवयस्क पुत्र के, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत कोई भूस्वामी गैर आवासीय प्रयोजन में दिए गए भाड़े के स्थान को खाली कराने के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का बाद ला सकता है यदि भूस्वामी को स्थान की आवश्यकता है। इसका ए ऑप्शन सही है, होटल के व्यवसाय के लिए। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निवासी स्थान के संबंध में भूस्वामी अभिधारी के विरुद्ध निष्कासन का जयपत्र प्राप्त कर सकता है? इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला, कोई भूस्वामी निवास के प्रयोजन से दिए गए भाड़े के स्थान को निवास स्थान के अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का बाद नहीं ला सकता। इसका डी ऑप्शन सही है, अपनी विवाहित पुत्री के लिए। इसके बाद अगला, 70 वर्षीय ए अपने इंदौर स्थित निवासीय भवन को अपनी सद्भावी आवश्यकता के आधार पर रिक्त कराना चाहता है, वह प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 12(1) ई के अंतर्गत आधार पर सिविल बात कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, क्या प्रमाणित होने पर न्यायालय सद्भावी आवश्यकता के आधार पर भवन स्वामी को निष्कासन की डिक्री देगा? इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया था, भूस्वामी की निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए सद्भावना पूर्वक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी को बेदखल किया जा सकता है, किंतु इसमें शामिल नहीं होगी। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किराएदार द्वारा कोई ऐसे सन्निर्माण के लिए जिससे उस स्थान के तात्विक परिवर्तन होते हो जो भूस्वामी के हित के अनुकूल नहीं है या जिसके कारण उसके मूल में सारभूत रूप से कमी हो जाना संभव है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा आवश्यक है। दोस्तों बी ऑप्शन सही है। एक भी ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी वीडियो से सारे ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला आता है, बी
एवं सी के संयुक्त स्वामित्व के मकान में एक किराएदार है। विभाजन में यह मकान बी के हिस्से में आता है और बी अपनी सद्भावी आवश्यकता के आधार पर बाद लाता है। ए को अपने निष्कासन को बचाने के अनुक्रम में यह अभिचयनित और प्रमाणित करना चाहिए कि विभाजन दिखावटी है। ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला आता है, वादी दूसरे शहर में कभी कभार अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने वादग्रस्त मकान में आकर ठहरता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह भी वादी की वास्तविक आवश्यकता है। इसके बाद अगला, यदि समझौते के आधार पर भवन रिक्त कराने की डिक्री पारित कर दी जाती है तो निष्पादन के समय, इसका ए ऑप्शन सही होगा। निष्पादन न्यायालय को यह देखने का अधिकार नहीं होता कि समझौता डिक्री वैध था या नहीं। इसके बाद अगला आता है, यदि किराएदार के विरुद्ध आपसी राजीनामा के आधार पर निष्कासन की अज्ञप्ति पारित की गई हो तब निष्पादन के समय, इसका ए ऑप्शन सही होगा। निष्पादन न्यायालय को अज्ञप्ति की वैधता की जांच करने का अधिकार है। इसके बाद अगला पूछा गया था, भवन स्वामी निवास प्रयोजन के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के लिए बाद प्रस्तुत करने के पूर्व किराएदार को नोटिस कब देगा? दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। किसी भी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निवासितर प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान को अनिवासीय प्रयोजन हेतु सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर रिक्त कराए जाने का बाद निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत आता है? इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किसके कारोबार के लिए किसी अनिवासी स्थान के संबंध में भूस्वामी अपने किराएदार के विरुद्ध निष्कासन जयपत्र प्राप्त नहीं कर सकता? इसका डी ऑप्शन सही है, पत्नी के। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(f) के अंतर्गत भूस्वामी अभिधारी से किसकी आवश्यकता के लिए परिसर से निष्कासन की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, पत्नी के लिए। इसके बाद अगला आता है, एक निदास एवं न्यासितर प्रयोजन के सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है, किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर। इसके बाद अगला पूछा जाता है, निष्कासन के बाद में रेखांक तथा प्राकलन केवल तभी आवश्यक है जबकि वादी द्वारा चाहे गए निष्कासन का यह आधार हो। इसका बी ऑप्शन सही है, अमूल्य परिवर्तन। इसके बाद अगला पूछा गया था, एक सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है, किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर। इसके बाद अगला पूछा गया था, एक निवास एवं निवासितर प्रयोजन के सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है, किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर। इसके बाद अगला पूछा गया था, निष्कासन का यह आधार कि किराएदार ने उसके उद्देश्यों के लिए उपयुक्त स्थान बनवा लिया है तभी उपलब्ध होता है, जबकि किराएदारी का उद्देश्य, दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल निवासीय हो। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत निष्कासन का यह आधार कि किराएदार ने उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थान बनवा लिया है।
तभी उपलब्ध होता है जबकि किराएदारी का उद्देश्य, ये ऑप्शन सही होगा, निवासीय हो। इसके बाद अगला, एक खुला भूखंड के किराएदार को तभी बेदखल किया जा सकता है जबकि उसकी भूमि, इसका ए ऑप्शन सही होगा, भूखंड की आवश्यकता उस पर मकान निर्माण के लिए हो। इसके बाद अगला पूछा गया था, उस अभिधारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात उस स्थान को सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने दिया है, इस संबंध में बेदखली का यह आधार विहित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि धारा 12(1) के यानी कि कैसे याद करना है दोस्तों आपको, कितना नुकसान पहुंचाया, कितना नुकसान पहुंचाया। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा बेदखली के लिए विधिक आधार नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, यदि भूस्वामी किराया बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है जिसे अभिधारी मना कर देता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) रा का मतलब है दोस्तों ओ के अंतर्गत निष्कासन चाहने के लिए मकान मालिक द्वारा किराएदार को सूचना पत्र दिया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, दावा प्रस्तुत करने के पूर्व कभी भी। इसके बाद अगला, किसी अभिधारी को बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12(1) के खंड का में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं दिया जाएगा यदि वह अभिधारी, इसका ए ऑप्शन सही है, धारा 13 द्वारा अपेक्षित रूप से संदाय या निक्षेप कर देता है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, कोई भी भाड़ेदार धारा 12(3) के अधीन लाभ का हकदार नहीं होगा यदि किसी स्थान के संबंध में ऐसा लाभ एक बार कर लेने के पश्चात और फिर उस भाड़े का लगातार। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन सही है, 3 मास तक भुगतान ना करे। इसके बाद अगला, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बाद किराएदार किराए का संदाय करने में केवल क्रमवर्ती माहों तक ही पुनः व्यतिक्रम कर सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 माह तक। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्रतिवादी पर अप्रैल मई 1980 की अवधि का किराया बाकी था, उस पर नोटिस की तामीली 14/8/1980 को हुई। निष्कासन के लिए दावा 4/3/1985 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी पर सम्मन की तामील 3/4/1985 को हुई। नोटिस की तामीली से 2 माह के अंदर प्रतिवादी ने बकाया भाड़ा अदा नहीं किया था तथा धारा 13(1) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया, क्या वह अधिनियम की धारा 12(3) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, वह धारा 12(3) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत जहां किसी भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो, वहां निवास की सद्भावी आवश्यकता के आधार पर किराएदार की बेदखली के लिए कोई वाद तब तक चलने योग्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीख से कालावधि ना बीत गई हो। इसका दोस्तों 1 वर्ष होगा, बी ऑप्शन सही है। जहां पर दोस्तों अंतरण की बात होती है वहां पर आपको 1 वर्ष ही लगाना है, आपका ऑब्जेक्ट सही माना जाएगा। अंतरण की बात हुई और 1 वर्ष के ऊपर आपको टिक लगा देना है बिना देखे समझे। इसके बाद अगला, एक मकान मालिक अंतरण द्वारा कोई स्थान प्राप्त करने के पश्चात मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) के खंड
ई अथवा खंड एफ के आधार पर किराएदार का निष्कासन का बाद तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि ऐसे अर्जन के पश्चात की अवधि व्यतीत ना हो गई हो। दोस्तों यहाँ भी अंतरण की बात की गई है, इसलिए भी यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, 1 वर्ष। इसके बाद अगला आता है, यदि भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा प्राप्त किया हो तो ऐसे स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए कोई बात धारा 12(1) के खंड ई एवं एफ में निर्दिष्ट आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि, दोस्तों इसमें अंतरण की बात की गई है इसलिए आपको 1 वर्ष लगाना है, इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद अगला आता है, जहां किसी भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो वहां धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ई या एफ में विनिर्दिष्ट आधार पर बेदखल के लिए कोई बाध कब तक नहीं ला सकता है। दोस्तों यहाँ अंतरण की बात की गई है इसलिए आपको ए ऑप्शन पर ही टिक लगाना है जब तक 1 वर्ष की कालावधि ना बीत जाए। इसके बाद अगला आता है, ए एक भवन स्वामी अपने किराएदार बी के विरुद्ध स्वयं की सद्भावी आवश्यकता के आधार पर निष्कासन हेतु बाध लाता है। बाध के लंबित रहने के दौरान यह बाधग्रस्त स्थान सा को बेच देता है। सा को उस स्थान की स्वयं के लिए सद्भावना पूर्वक आवश्यकता है, सा को सलाह दीजिए। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला आता है, एक स्वामी किराएदार बी के निष्कासन हेतु अपनी सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का बाध लाता है। बाध के दौरान वह स्थान का विक्रय सी को कर देता है। सी सद्भाव से वापस स्थान अपने पास रखना चाहता है। गा को परामर्श दीजिए। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। सद्भावना पूर्वक आवश्यकता हेतु नया बाध 1 वर्ष उपरांत पोषणीय है। इसके बाद अगला पूछा गया था, धारा 12(1) में विनिर्दिष्ट आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए कोई बाध तब तक चलने योग्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीख से कालावधि ना बीत गई हो। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1 वर्ष। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां की स्वामी ने स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया है वहां धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ई अथवा एफ के अंतर्गत बाद इस अवधि के पूर्ण होने तक नहीं ला सकता है। दोस्तों जहां भी अंतरण की बात हो रही हो वहां पर आपको 1 वर्ष ही टिक लगाना है। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, एक भवन स्वामी अंतरण पर स्थान प्राप्त करता है, उसका निष्कासन का बाद सद्भावी आवश्यकता के लिए किस अवधि पश्चात प्रचलनशील होगा। यहाँ भी दोस्तों अंतरण की बात है इसलिए आपको सी ऑप्शन लगाना है, 1 वर्ष। कभी आपका ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा। जहाँ भी अंतरण की बात हो रही हो वहाँ पर आपको 1 वर्ष लगा देना है आंख बंद करके। इसके बाद अगला पूछा गया था, जब न्यायालय मकान मालिक की सद्भावी आवश्यकता उसके निवास हेतु पाते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू होता है। इसका ए ऑप्शन सही है, धारा 12 सब क्लॉज 5। इसके बाद अगला, जहां किसी अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश भूस्वामी की स्वयं के लिए निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, वहां भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से, इसका ये ऑप्शन सही होगा, 2 मास। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां किसी किराएदार के बेदखली का आदेश धारा 12 की उपधारा 1 के खंड
सा में विनिर्दिष्ट आधार पर दिया है, वहाँ भूस्वामी कितनी अवधि अवसान के पूर्व उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन सही है, 2 माह। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां किराएदार की बेदखली का आदेश धारा 12 की उपधारा 1 ई एवं ए के आधार पर किया गया है, यह भूमि स्वामी कितनी अवधि के अवसान के पूर्व कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 माह। इन 2 ऑब्जेक्ट को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट पूछा ही जाएगा। इसके बाद अगला आता है, जहां किसी अभिधारी की बेदखली के बाद में सद्भावपूर्वक आवश्यकता के आधार पर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) ई के अंतर्गत डिक्री दी जाती है, वहाँ भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख बाद प्राप्त करेगा। इसका ए ऑप्शन सही है, 2 माह। इसके बाद अगला, जहाँ किसी अभिधारी को बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12(1) के खंड 4 में निर्दिष्ट आधार पर किया जाए, वहाँ भूस्वामी उनका कब्जा उस आदेश की तारीख से निम्नलिखित में से कितनी अवधि की कालावधि के लिए अवसान होने के पूर्व पाने का हकदार नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 मास की अवधि। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि न्यायालय किसी ऐसे स्थान को खाली करने का आदेश देता है जिस स्थान में अभिधारी विगत 10 वर्षों से व्यवसायरत है और ऐसा स्थान इंदौर क्षेत्र में आता है, तब न्यायालय अभिधारी को कितनी क्षतिपूर्ति दिला सकता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दोगुने के बराबर क्षतिपूर्ति दिला सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, ए मकान मालिक की दुकान ग्वालियर शहर में है, बी इस दुकान में 11 वर्ष से किराएदार है, उसके विरुद्ध न्यायालय ने निष्कासन की डिक्री पारित की है, मकान मालिक को क्या प्रतिकर देना होगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, वार्षिक मकान। इसका बी ऑप्शन सही होगा, वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दुगने के बराबर उसे प्रतिकर देना होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, धारा 12 उपनियम 6 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत रतलाम शहर में स्थित परिसर से निष्कासन पर प्रतिकर के रूप में किराएदार को दिलाए जाने वाली राशि होगी वार्षिक मानक भाड़े की रकम। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, के बराबर। इसके बाद अगला पूछा गया था, किराएदार के निष्कासन के बाद में वादी के लिए रेखांक प्राक्कलन तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धता प्रमाणित करना अपेक्षित है जब चाहे गए निष्कासन का आधार हो। इसका बी ऑप्शन सही है, सारमान वृद्धि या परिवर्तन। इसके बाद अगला, अधिनियम की धारा 12(1) जे के आधार पर बेदखली का आदेश नहीं दिया जाएगा यदि। इसका बी ऑप्शन सही है, सेवा नियोजन के संबंध में कोई विवाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि कोई स्थान अभिधारी को निवास स्थान के रूप में उपयोग हेतु भाड़े पर इस कारण दिया गया था कि वह इस भूस्वामी की सेवा या नियोजन में था और वह अभिधारी अब ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है, तो निम्न में से कौन सा कदम सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत अस्थायी भाड़ा निर्धारित किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 13(2) के तहत। इसके बाद अगला,
जहां अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ड़ा यानी कि ई में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाता है, वहां अभिधारी भूस्वामी पितिकर के रूप में कितनी रकम का हकदार है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, कोई रकम प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थानीय अधिनियम की धारा 13(1) के लागू करने के लिए यह पूर्व शर्त है कि दावा ऐसे किसी एक आधार पर प्रस्तुत किया गया हो जो वर्णित है। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, अभिधारी द्वारा अपने निष्कासन के लिए अज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किसी अपील में निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत भवन स्वामी द्वारा भाड़ेदार के विरुद्ध धारा 12 में दिए गए आधारों के किसी आधार पर निष्कासन का बाद या कार्यवाही संसित किए जाने की सूचना का समन प्राप्त होने की निम्न में से किस अवधि के भीतर समस्त भाड़ा संदत्त किया जाना आवश्यक है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 1 माह के भीतर। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत बेदखली के बाद में किराएदार समन लेख तामील होने के कितने समय के भीतर अवशेष किराया न्यायालय में जमा या भूस्वामी को उसका संदाय करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है, 1 माह है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निष्कासन के विरुद्ध किराएदार का बचाव समाप्त किया जा सकता है। इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत निष्कासन के विरुद्ध किराएदार का बचाव कब समाप्त किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, अभिधारी धारा 13(1) के मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित किए अनुसार कोई रकम निक्षिप्त या संदत्त करने में चूक करता है तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश अधिनियम की किस धारा में दे सकेगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, किसी वाद या कार्रवाई में भाड़े की रकम के बारे में कोई विवाद हो जाने भाड़ेदार द्वारा देय हो तो अंतरिम भाड़ा निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियत किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, व्यवहार न्यायालय द्वारा यानी कि सिविल न्यायालय द्वारा। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अंतरिम भाड़ा नियत करना आवश्यक है जहां पर विवाद संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, भाड़े की रकम से। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित है। 185 का बी किराया राशि के बारे में। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(a) के तहत प्रस्तुत मामले में किराएदार किराए की दर का विवाद करता है तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। पहले युक्तियुक्त अंतरिम किराया निर्धारित करेगा और किराएदार को किराया जमा करने का निर्देश देगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति जिसे किराया दिया जाना है
के बारे में विवाद है, किराएदार द्वारा मिथ्या या तुच्छ कारणों से उठाया गया है, तब न्यायालय, इसका सी ऑप्शन सही होगा, निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त करने का आदेश दे सकेगा एवं बात की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि कोई अभिधारी धारा 13(1) या धारा 13(2) के अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है तो उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी आधार पर कोई डिक्री या आदेश नहीं दिया जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, धारा 13 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अनुसार न्यायालय में भाड़ा जमा किया जाना चाहिए। क्या धारा 13 निष्कासन की डिक्री की प्रवर्तन कार्रवाई में भी लागू होती है? इसका सी ऑप्शन सही होगा। निष्कासन की ज्ञप्ति के प्रवर्तन कार्रवाई में धारा 13 लागू नहीं होती। इसके बाद अगला, यदि कोई अभिधारी धारा 13 के अनुसार धनराशि निक्षिप्त या संदत्त नहीं करता तो इसका डी ऑप्शन सही है। न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। इसके बाद अगला आता है, जब धारा 13(6) के अंतर्गत अभिधारी की निष्कासन के विरुद्ध प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाती है तब अभिधारी को, इसका बी ऑप्शन सही होगा, वादी साक्ष्यों को प्रतिपरीक्षित करने का अधिकार होता है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस धारा में उपभाड़े पर देने पर निबंधन का प्रावधान किया गया है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 14। इसके बाद अगला आता है, कोई भी अभिधारी अपने द्वारा अभिधारी के रूप में धारित स्थान को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर दे सकेगा। इसका बी ऑप्शन सही है, भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति से। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 14 के बारे में निम्न में से कौन सी प्रतिपादना सही है? इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किराएदार, दोस्तों इसका भी सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, भूस्वामी अभिधारी द्वारा धारित किसी स्थान को उपभाड़े पर दिए जाने के लिए अपनी सम्मति देने हेतु प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी राशि का दावा कर सकेगा या उसे प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि भवन स्वामी भाड़ेदार द्वारा धारित स्थान को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर दिए जाने के लिए अपनी सम्मति देने हेतु प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी राशि के संदाय का ना तो दावा करेगा और ना ही उसे प्राप्त करेगा? इसका डी ऑप्शन सही है, धारा 14 के सब क्लॉज 2 में। इसके बाद अगला पूछा गया था, भाड़ेदार उपभाड़ेदार के विरुद्ध वाद क्यों नहीं ला सकता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, संविदा शून्य होने के कारण। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस धारा में उपभाड़ेदारी के सृजन तथा पेयवासन की सूचना का प्रावधान किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 15 में। इसके बाद अगला पूछा गया था, अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात भाड़ेदार द्वारा
भूस्वामी की पूर्व लिखित अनुमति से किसी स्थान या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर उठा दिए जाने की अवस्था में अभिधारी या उप अभिधारी भूस्वामी को स्थान उपभाड़े पर दिए जाने की तारीख से कितने समय के अंदर विधिवत सूचना देगा। इसका दोस्तों ये ऑप्शन सही होगा। एक माह के अंदर सूचना देगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि अभिधारी द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी स्थान को या तो पूर्णता या भागता विधि पूर्वक उपभाड़े पर उठा दिया जाता है, तब अभिधारी या उप अभिधति के सृजन की सूचना इस अधिनियम के प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर भूस्वामी को दे सकेगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 6 माह के अंदर। इसके बाद अगला, यदि धारा 15(3) के तहत किसी स्थान के विधि पूर्वक उपभाड़े पर दिए जाने के संबंध में कोई विवाद है, तब निम्नलिखित में से कौन उस विवाद को विनिश्चित करेगा। इसका सी ऑप्शन सही है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी यानी कि RCA विनिश्चित करेगा उस विवाद को। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां किसी स्थान को विधि पूर्वक उपभाड़े पर दिए जाने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो भूस्वामी द्वारा या उप अभिधारी द्वारा भाड़ा नियंत्रक अधिकारी को इस निर्वित आवेदन यथास्थिति उपभाड़े पर दिए जाने की सूचना के भूस्वामी को प्राप्त होने की या उप अभिधारी द्वारा सूचना के दिए जाने की तारीख के कितने समय के अंदर किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 माह के अंदर। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह उद्घोषणा करती है कि कतिपय दशाओं में उप अभिधारी अभिधारी होगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 16। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सी ऑप्शन सही था। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 17 में। इसके बाद अगला, क्या सही नहीं है भूस्वामी ने निवास के प्रयोजन हेतु वास्तविक आवश्यकता के आधार पर डिक्री के अनुसरण में स्थान का अधिपत्य प्राप्त किया, तब वह भाड़ा नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना। इसका ए ऑप्शन सही है, स्थान को कभी भी भाड़े पर नहीं देगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि भूस्वामी ने उस स्थान को जो कि धारा 12(1) ड़ा तथा चा के आधारों पर भाड़ेदार से रिक्त कराया है, तो भूस्वामी किसकी अनुज्ञा के बिना ऐसे स्थान को भाड़े पर नहीं दे सकता। इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि RCA भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां कोई भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) ड़ा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्राप्ति अज्ञाप्ति के अधीन किसी स्थान का कब्जा प्राप्त करता है, वहां वह कब्जा प्राप्त होने की 2 वर्षों की कालावधि में उसे पुनः भाड़े पर दे सकता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से। इसके बाद अगला आता है, जब भूमि स्वामी किराएदार से किसी बास सुविधा का कब्जा प्राप्त कर लेता है, तब उसे पुनः किराए पर नहीं दे सकेगा। इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी कि 2 वर्षों के भीतर। इसके बाद अगला, जहां भूस्वामी किसी स्थान का कब्जा किराएदार से मध्य प्रदेश स्थानीय अधिनियम की धारा 12(1) F के अनुसार
में प्राप्त करता है तो वह उसे पुनः किराए पर निम्नलिखित में से किस समय सीमा के भीतर नहीं दे सकेगा? इसका सी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां किसी भूस्वामी द्वारा धारा 12(1) अथवा 12(1) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अधीन हुए किसी आदेश के अनुसरण में अभिधारी से किसी स्थान का अधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है, वहाँ भूस्वामी विहित रीति में अभिप्राप्त की गई भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना पुनः भाड़े पर नहीं देगा। अधिपत्य अभिप्राप्त करने की तारीख से, इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष के अंदर। इसके बाद अगला पूछा गया था, जब भूस्वामी किराएदार से धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 4 के अंतर्गत किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा प्राप्त कर लेता है, तब वह उसे पुनः किराए पर नहीं दे सकेगा। इसका सी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष के भीतर। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 17(2) के तहत निष्कासित भाड़ेदार को उसी स्थान का अधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार निम्न स्थितियों में प्राप्त होगा, यदि भवन स्वामी जिसके लिए वह धारित हो। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी स्थितियों में। इसके बाद अगला आता है, यदि किसी भूस्वामी ने धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ड़ा या खंड चा के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में अभिधारी से किसी स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है, तो भूस्वामी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना उस स्थान को या उसके किसी भाग को ऐसे कब्जा प्राप्त करने की तारीख से कितने वर्षों तक पुनः भाड़े पर नहीं देगा? दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष तक वह पुनः भाड़े पर नहीं दे सकेगा। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के तहत मरम्मत तथा पुनः निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति एवं उसमें पुनः प्रवेश के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 18। इसके बाद अगला, मरम्मत तथा पुनः निर्माण के आधार पर डिक्री अनुसरण में स्थान की मरम्मत तथा पुनः निर्माण हो जाने पर कितने समय में किराएदार स्थान का अधिपत्य प्राप्त कर सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, 1 माह के भीतर वह अधिपत्य प्राप्त कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 6 या खंड जा में विनिर्दिष्ट आधारों पर किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व अभिधारी द्वारा कब्जा परिदत्त कर दिए जाने के पश्चात भूस्वामी मरम्मत या निर्माण या पुनः निर्माण का कार्य विनिर्दिष्ट की गई तारीख के भीतर प्रारंभ नहीं करता, तो इस संबंध में आवेदन दिए जाने पर न्यायालय भूस्वामी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अभिधारी को उस स्थान का या उसके भाग का अधिभोग दे दे। इसका सी ऑप्शन सही है, 1 मास। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 18(2) के तहत यदि अभिधारी आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व कब्जा परिदत्त कर देता है, तो भूस्वामी मरम्मत या निर्माण या पुनः निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर अभिधारी को यथास्थिति उस स्थान या उसके किसी भाग का अधिभाग ऐसे कार्य के पूरा हो जाने के कितने समय के भीतर दे देगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1 मास।
इसके बाद अगला, यदि अभिधारी को धारा 2 के तहत उस स्थान का अधिभोग भवन स्वामी द्वारा नहीं दिया जाता है, तब अभिधारी समुचित आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समक्ष आवेदन कर सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निष्कासित भाड़ेदार का पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त है यदि, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में सीमित कालावधि वाली अविधितियों की दशा में कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान किया गया है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 19 में। इसके बाद अगला, यदि भूस्वामी अपने किसी स्थान को जिसकी आवश्यकता उसे किसी विशिष्ट कालावधि के लिए ना हो, किसी निश्चित अवधि के लिए किसकी अनुज्ञा अभी प्राप्त करके उस स्थान को निवास स्थान के रूप में भाड़े पर दे सकता है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, कलेक्टर या धारा 39(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि भूस्वामी अपने किसी स्थान को किसी निश्चित अवधि के लिए कलेक्टर या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भाड़े पर देता है एवं निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात यदि भाड़ेदार उक्त स्थान को खाली नहीं करता, तब बेदखली का बाद निम्नलिखित में से किसके समक्ष संसित किया जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही है, व्यवहार न्यायालय के समक्ष बाद संसित किया जाएगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत कुछ मामलों में कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 20। इसके बाद अगला, दावाकृत स्थान का भूस्वामी वादी एक कंपनी है। प्रतिवादी कंपनी का एक कर्मचारी था जिसे उस स्थान को आवासीय प्रयोग हेतु किराए पर दिया गया था। प्रतिवादी भूस्वामी कंपनी की सेवा में नहीं रह गया। स्थान की आवश्यकता कंपनी के अन्य कर्मचारियों के उपयोग हेतु है। ऐसे मामले में प्रतिवादी के बेदखली के लिए किस प्रावधान को उपयोग में लाया जा सकता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 20 के प्रयोजन के लिए लोक संस्था के अंतर्गत आता है। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला, धारा 20 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक दशा में भूमि स्वामी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। इसका डी ऑप्शन सही होगा, अभिधारी ने किराया अदा नहीं किया। इसके बाद अगला पूछा जाता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 20 के तहत कंपनी, लोक संस्था, निगमित निकाय या अन्य स्थानीय प्राधिकारी बेदखली के लिए बाद निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? इसका सी ऑप्शन सही है, न्यायालय के समक्ष और बाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद अगला, अधिनियम की धारा 20 के तहत लोक संस्था, निगमित निकाय, स्थानीय प्राधिकारी बेदखली के लिए बाद किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, न्यायालय के समक्ष और बाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 20 के तहत निम्न प्रकार के भूस्वामी भाड़ेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने की पात्रता रखते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण करने की अनुज्ञा के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 21 में। इसके बाद अगला पूछा गया था दोस्तों,
यदि भवन स्वामी भाड़े पर दिए गए स्थान में कोई सुधार करने या अतिरिक्त संरचना का सन्निर्माण करने के लिए अभिधारी से प्रस्तावना करता है और अभिधारी इसके लिए मंजूरी देने से इनकार कर देता है, तो भवन स्वामी ऐसे कार्य की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समक्ष आवेदन कर सकेगा? इसका सी ऑप्शन सही है। भाड़ा नियंत्रक अधिकारी यानी कि आरसीए के समक्ष वह आवेदन कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में खाली भवन स्थलों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि धारा 22। दोस्तों, आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है कि कहां पर आरसीए का उपयोग किया जाता है और कहां पर न्यायालय का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आरसीए का उपयोग धारा 15, 17, 21, 22 में आरसीए के बारे में बताया गया है और न्यायालय शब्द को न्यायालय धारा 13, 18, 19, 20 और 23 में बताया गया है। दोस्तों, इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। आरसीए और न्यायालय शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है, कभी भी आपका ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा। आरसीए शब्द को धारा 15, 17, 21, 22 में परिभाषित किया गया है और न्यायालय को धारा 13, 18, 19, 20 और 23 में बताया गया है। दोस्तों, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय में एग्जाम कराया जाएगा, इसी वीडियो से सारे ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इस वीडियो से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।